नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम एमपी पुलिस की परीक्षाओं के अनुसार कुछ मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे थे। जो एमपी पुलिस परीक्षाओं में जो पैटर्न रहता है, जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके अनुसार हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है इसमें कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना किस ट्रस्टी के सहयोग से की गई थी? ट्रस्टों के नाम दिए हुए हैं और प्रश्न पूछा गया है कि किस ट्रस्टी के सहयोग से की गई थी। इसको स्थापित करने में किसका सहयोग था? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना होती है 1957 में। 1957 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। इसको एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ये स्थापित होता है रेमन मैग्सेसे, जो कि फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति है, उनकी याद में इसको स्थापित किया गया था। ये पुरस्कार एशिया के उन लोगों को दिया जाता है, व्यक्ति हो चाहे चाहे संगठन हो, जो सार्वजनिक सेवा, नेतृत्व, पत्रकारिता, साहित्य, कला, इनमें इन्होंने कुछ अच्छा कार्य किया हो। 1958 में पहली बार ये पुरस्कार दिया गया था। स्थापना की अगर बात पूछी जाए तो 57 में स्थापित है, लेकिन अगर दिया कब गया था तो सबसे पहले 1958 ईस्वी में दिया गया था। पहली बार ये पुरस्कार वितरित हुआ था। और जब पहली बार दिया गया था तो ये 5 देश के लोगों को दिया गया था, जिसमें से एक है भारत। भारत के विनोबा भावे को दिया गया था भूदान आंदोलन के लिए, उनके योगदान के लिए। इसके अलावा इंडोनेशिया, फिलीपींस, ताइवान, श्रीलंका, यहाँ के लोगों को भी दिया गया था ये। इस प्रश्न पूछा गया है कि ये किस ट्रस्टी के सहयोग से दिया गया है, तो ये रॉकफेलर ब्रदर्स ट्रस्ट है। ये इसके सहयोग से ये पुरस्कार स्थापित किया गया था। ये न्यूयॉर्क स्थित है। ये न्यूयॉर्क बेस्ड रॉकफेलर ब्रदर्स ट्रस्ट है। इसके सहयोग से ये पुरस्कार स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है कि नेपाल के राष्ट्रीय ध्वज का रंग कैसा है? किस रंग का है नेपाल का राष्ट्रीय ध्वज? तो नेपाल का राष्ट्रीय ध्वज आपने देखा होगा कि कुछ इस तरह से नेपाल का राष्ट्रीय ध्वज है। ठीक है ना, सबसे अलग ही दिखता है ये। नेपाल का राष्ट्रीय ध्वज एग्जैक्ट नहीं बना है, ऐसा नहीं है कि आप इसको माने कि ये नेपाल का राष्ट्रीय ध्वज है। एक आपको सिंबॉलिक बताया जा रहा है कि कैसा था, कैसा है वहां का राष्ट्रीय ध्वज। इस ध्वज को आप देखोगे तो ये सिंदूरी लाल रंग का ध्वज है। इसका जो आंसर है ये सिंदूरी लाल रंग का ध्वज है, नेपाल का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो। अगला प्रश्न इसमें है कि डीपीआईआईटी पद में पी का अर्थ क्या होता है? जो डीपीआईआईटी है इसका मतलब होता है कि द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, यानी कि उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। तो इसके हिसाब से ये जो पी है इसका मतलब होता है प्रमोशन। प्रमोशन। इसी टाइप का एक प्रश्न और है कि ये जो डिपार्टमेंट है डीपीआईआईटी या उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इसकी स्थापना कब हुई थी? या हो सकता है कभी आपसे इसका पूरा नाम भी पूछ लिया जाए कि ये क्या है, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई 1995 ईस्वी में। 1995 में इसको स्थापित किया गया था, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन, ये व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रमुख जांच एजेंसी कौन सी है? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, केंद्रीय जांच ब्यूरो, ईडी या कस्टम विभाग? तो भारत की प्रमुख जांच एजेंसी है वो है आपका केंद्रीय जांच ब्यूरो, जिसको आप बोलते हैं सीबीआई। ये भारत का मुख्य केंद्रीय जांच ब्यूरो है। इसकी स्थापना
1946 का जो दिल्ली विशेष पुलिस अधिनियम है, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 इसके अंतर्गत की गई है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 1963 में। और ये है दिल्ली पुलिस अधिनियम, विशेष पुलिस अधिनियम है। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के अंतर्गत 1963 में इसकी स्थापना की गई है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, खासकर राजनीतिक भ्रष्टाचार और प्रशासनिक भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी, इसकी जांच करना, इसलिए इसको स्थापित किया गया था। इसका एक काम और है कि जो इंटरनेशनल एजेंसी है इंटरपोल, उसका सहयोगी है। सहयोगी कैसे कि अगर इंटरपोल को भारत में अगर कुछ काम करना है, कुछ जांच करना है, भारत से कुछ ऐसी अपराध संबंधी कोई सूचना चाहिए या भारत को कोई अपराधी सौंपना है, तो इंटरपोल सीबीआई से बात करेगा, केंद्रीय जांच ब्यूरो से बात करेगा। ईडी को तो आप जानते ही हैं, इन्फॉर्मेंस डायरेक्टरेट, बहुत ही फेमस विभाग है। अगला प्रश्न है इसमें, दुनिया की सबसे बड़ी नदी घाटियों में से एक और कौन सी है उसके बारे में दिया गया है, जो 11,65,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करती है। कौन सी है पूछा गया है कि रावी, कोसी, सिंधु, कृष्णा नदी। तो वैसे अगर आपको जरा सा भी भूगोल का अगर ज्ञान है थोड़ा ठीक ठाक, तो आप अंदाज से भी बता सकते हो कि इसमें से कौन सा होगा। फिर भी देखते हैं, इसका आंसर होगा आपका सिंधु नदी। सिंधु नदी का उद्गम होता है तिब्बत के मानसरोवर के पास में, इसका उद्गम स्थल है और ये तिब्बत, भारत, पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में गिरती है। इसकी लंबाई है लगभग 3,180 किलोमीटर। लगभग 3,180 किलोमीटर लंबाई है। इसकी अगर सहायक नदियों को देखोगे तो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, श्योक, हुंजा, काबुल, स्वात, ये इसकी सहायक नदियां हैं। जैसे ये नदी आती है तो इसके तटों को देखा जाता है कि दाएं तट या बाएं तट। तो जिस तरह नदी बहकर जा रही है उस तरफ मुंह रख के अगर आप खड़े रहेंगे तो दाई तरफ से जो आपके नदी आ रही है उसको बोला जाता है कि दाई नदियां, और बाई तरफ से जो आती है उसको बाई नदियां। तो सिंधु नदी के बाई और भारत पड़ता है और इस तरफ से जो नदियां इसमें मिलती है वो है झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये इसकी सहायक नदियां हैं। ये इसके बाएं तट से मिलती है और दायां तट जो कि अफगानिस्तान की तरफ होता है, उस उधर से श्योक, हुंजा, काबुल और स्वात। ये चार नदियां दाएं तट से मिलती है सिंधु नदी में। सिंधु नदी सिंधु सभ्यता का केंद्र भी रहा है। ये हमने, अगर आप इतिहास पढ़ोगे तो उसमें सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, ये इसका केंद्र रहा है सिंधु नदी। सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों पर ही सिंधु सभ्यता फैली हुई थी। इसके अलावा अभी एक चर्चा का विषय रहा है सिंधु जल समझौता, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था विश्व बैंक के सहयोग से। ये समझौता 1960 में हुआ था, तो इस चीज का भी ध्यान रखना है।
सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ है, 1960 में हुआ है, और इसमें जो सहयोगी था या मध्यस्थ था वो विश्व बैंक था। इन चीजों का भी ध्यान रखना है। इस समझौते में क्या हुआ, तो जो सिंधु, झेलम और चिनाब नदी है, इसका अधिकतम पानी पाकिस्तान को दिया जाएगा, लगभग 80% के आसपास। इन तीनों नदियों का पानी भारत भी वैसे उपयोग कर सकता है, अगर उसको पानी पीने के लिए चाहिए, बिजली बनाने के लिए चाहिए, सिंचाई के लिए चाहिए। इन कामों के लिए भारत इन नदियों का जल इस्तेमाल कर सकता है। किसका? सिंधु, झेलम और चिनाब। इन तीन नदियों को का जल ज्यादातर, लगभग 80% के लगभग, मतलब ये है कि इन नदियों का पानी भारत बिना वजह से रोकेगा नहीं, ये इसमें समझौता है। और भारत को जो जल मिल रहा है, रावी, व्यास और सतलज, इसका पानी पूरी तरह से भारत के पास है। तो रावी, व्यास, सतलज सतलज नदी का पानी भारत पूरी तरह से उपयोग कर सकता है। सिंधु, झेलम, चिनाब का पानी भारत रोक के नहीं रख सकता है। वो इसका या तो पीने के लिए उपयोग होगा, या सिंचाई के लिए उपयोग होगा, या बिजली बनाने के लिए उपयोग होगा, और फिर उसके बाद उस पानी को छोड़ दिया जाएगा, बाधा उत्पन्न नहीं होगी। ऐसा इस सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था तय। लेकिन अभी ये हमने देखा है कि जो ऑपरेशन सिंदूर और ये आतंकी अटैक हुए थे, इसमें भारत सरकार ने इस सिंधु जल समझौते को रद्द कर दिया है। तो अब पाकिस्तान के लिए समस्या है, क्योंकि वहां पर पानी का मुख्य स्रोत जो है, कृषि और पीने के पानी, बड़े शहरों में ये सिंधु नदी का पानी ही है। जैसा सभी जानते हैं कि पाकिस्तान में जो खेती है वो नहरों से ही होती है ज्यादातर, सबसे ज्यादा नहरों वाला देश बोला जाता है पाकिस्तान को, और वो नहरें सिंधु और उसकी सहायक नदियों से ही निकली हुई है। तो अगर भारत इस सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों का पानी अगर रोक देंगे, तो पाकिस्तान की जो कृषि व्यवस्था है वो पूरी तरह से गड़बड़ा जाएगी। इसलिए पाकिस्तान चिंतित है कि भारत ये सिंधु नदी का पानी ना रोके, इस संधि को बरकरार रखे। अगला प्रश्न इसमें है, 1916 ईस्वी में स्थापित मद्रास होम रूल लीग किसने शुरू की थी? होम रूल लीग। होम रूल लीग देखा जाए तो दो लोगों ने शुरू की थी, जिसमें से अगर आप इन ऑप्शन को देखोगे तो एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय, सावरकर, महात्मा गांधी। तो इनमें से एनी बेसेंट ने मद्रास में इस होम रूल लीग की शुरुआत की थी। वैसे जो एनी बेसेंट की होम रूल लीग है, ये लगभग लगभग पूरे भारत में विस्तारित थी। इनके अलावा तिलक ने भी होम रूल लीग की स्थापना करी थी। इन्होंने महाराष्ट्र में की थी मुख्य रूप से। बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने महाराष्ट्र और उसके आसपास के क्षेत्र में होम रूल लीग की स्थापना करी थी। एनी बेसेंट ने मद्रास में करी थी, और उनकी जो शाखाएं थी वो महाराष्ट्र के अलावा बहुत सारे हिस्से में थी। यानी कि महाराष्ट्र में तिलक वाला होम रूल लीग था, और एनी बेसेंट का था वो मद्रास में था, लेकिन उनकी शाखाएं उन्होंने मद्रास के बाहर भी खोली थी। तो जो तिलक थे, उनकी होम रूल लीग की अपेक्षा एनी बेसेंट की होम रूल लीग ज्यादा क्षेत्र तक फैली हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था ये। और करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था इस टाइम पर, कि या तो आज़ादी के लिए लड़ाई करो, आंदोलन करो, या फिर या तो हम आज़ादी ले लेंगे, या इस आज़ादी की चाह में मर जाएंगे। तो उन्होंने लोगों से कहा था कि करो या मरो। बाकी लोगों ने कुछ नारे दिए थे क्या?
तो अगर चंद्रशेखर आजाद की बात करें तो इनका प्रसिद्ध नारा है कि दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे, इसीलिए इनको चंद्रशेखर आजाद कहा गया है। रविंद्रनाथ टैगोर का कथन था, एकला चलो रे, ये इनका नारा था। लाल बहादुर शास्त्री की अगर बात करें तो इन्होंने नारा दिया था, जय जवान जय किसान, हरित क्रांति के समय। इनका भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है इसमें, दिए गए विकल्पों में से भारत कृषि रसायन के उत्पाद में कौन से स्थान पर है? दिए गए विकल्पों में से भारत कृषि रसायन के उत्पाद में कौन से स्थान पर है? तो अगर अभी की बात करें तो भारत चौथे स्थान पर आता है कृषि रसायनों के उत्पादन में। लेकिन जब ये प्रश्न पूछा गया था परीक्षा में पिछली बार, उस समय तीसरे स्थान पर था भारत, लेकिन अभी चौथे स्थान पर है। निर्यात की अगर बात करें तो निर्यात में हम तीसरे नंबर पे हैं। निर्यात में हम तीसरे नंबर पर आते हैं, लेकिन उत्पादन में हम चौथे नंबर पर आते हैं। इसमें भी अलग अलग कृषि रसायन जो होते हैं उर्वरक, जैसे यूरिया, पोटेशियम वगैरह, इनका सबका अलग अलग है कि किसमें कितने स्थान पर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? अगर इन ऑप्शन को देखोगे तो इनमें सबसे निकट पड़ता है बुध। बुध ग्रह सबसे निकट है सूर्य के, और वैसे भी बुध ही सबसे निकट है किसी भी तरह से देखोगे तो। लेकिन अगर बुध ना पूछा जाए और कोई और बुध के अलावा अगर कोई दूसरे ग्रह दिए हो चार ऑप्शन में, तो कौन सा रहेगा? तो सूर्य से दूरी के हिसाब से ग्रहों का जो क्रम है वो है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। ये 8 ग्रह है। सौरमंडल में अब 9 ग्रह नहीं है, अब 8 को ही ग्रह का दर्जा प्राप्त है, क्योंकि प्लूटो इस टीम से बाहर हो गया है, और ये बात बेचारे प्लूटो को पता भी नहीं है। पहले 9 ग्रह होते थे जिसमें नवा प्लूटो होता था, लेकिन अब प्लूटो 9 ग्रहों में शामिल नहीं है। क्रम से बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। तो अगर दूरी का क्रम पूछ लिया जाए या दूरी से पास का क्रम पूछ लिया जाए, तो इन चीजों का इसमें ध्यान रखना है कि कौन पास में है, कौन दूर है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? भारतीय संविधान में 3 अनुसूचियां है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। चौथा तो इसमें ऑप्शन हट गया है कि इनमें से कोई नहीं वाला, क्योंकि 3 सूचियों में से किसी एक में है कि नहीं है ये देखते हैं। तो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, ये इस पर राज्य भी काम करता है और केंद्र भी काम करता है। तो राज्य सूची पर काम करता है राज्य, संघ सूची पर काम करता है भारत सरकार या केंद्र सरकार या संघ सरकार, राज्य की सूची पर काम करती है राज्य सरकार अपने अपने राज्यों में, और जिस सूची पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों काम करती है उसको समवर्ती कहा जाता है। यानी कि इस पर राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। लेकिन अगर राज्य सरकार ने भी कानून बना दिया और केंद्र सरकार ने भी कानून बना दिया, तो उस पर केंद्र सरकार का कानून प्रभावी रहेगा, क्योंकि वो पूरे देश पर लागू होता है। तो जो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन है, इस पर राज्य सरकार भी काम करती है और केंद्र सरकार भी काम करती है, या संघ सरकार भी काम करती है।
इसका मतलब ये हुआ कि परिवार नियोजन जनसंख्या नियंत्रण किस सूची में आएगा? समवर्ती सूची में। ये समवर्ती सूची का विषय है। अगला प्रश्न है, दो 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, क्योंकि 2011 के बाद जनगणना अभी हुई नहीं है तो 2011 का ही डाटा चलेगा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? 2011 की जनगणना को अगर आप देखोगे तो उसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य बनता है, पहले नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। दूसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र। तीसरे नंबर पर आता है इसमें बिहार और चौथे पर आता है बंगाल। और हमारा प्रश्न पूछा है इसने कि 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, तो पहला तो इसने पूछा नहीं है, तो दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य आ जाएगा महाराष्ट्र। इसका आंसर बनता है महाराष्ट्र। पहला अगर पूछेगा तो उत्तर प्रदेश आएगा, दूसरा है तो महाराष्ट्र, तीसरा है तो बिहार, चौथा बंगाल, और अगर क्रम से पूछा जाए तो यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल। अगला प्रश्न है, किस वर्ष ब्रिटिश सेना ने चौरागढ़ किले पर कब्जा किया था? ये मध्य प्रदेश का प्रश्न है। चौरागढ़ का किला, अगर आपने गौड़ साम्राज्य पढ़ा हो तो गौड़ शासक संग्राम शाह ने इसको बनवाया था। 15वीं शताब्दी में ये बनाया गया था। संग्राम शाह शासक थे, उनके द्वारा बनाए हुए 52 गढ़ बनवाए थे उन्होंने, उनको 52 गढ़ाधिपति भी कहा गया है। ये जो किला है चौरागढ़ का किला, ये नरसिंहपुर में पड़ता है। इसको अंग्रेज सरकार ने 1818 ईस्वी में जीत लिया था। 1818 ईस्वी में जीत लिया था, या आप कह सकते हो कि कब्जे में कर लिया था या कब्जा कर लिया था। ये 1818 ईस्वी का मध्य प्रदेश का प्रश्न है। ये नरसिंहपुर जिले में स्थित है चौरागढ़ का किला। 15वीं शताब्दी में बना है, गौड़ शासक संग्राम शाह ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में किस स्थान पर 10वीं सदी की बड़ी गुफा स्थित है? तो 10वीं सदी की गुफाओं की अगर बात करें तो ये बांधवगढ़ में है। नेशनल पार्क भी है यहाँ पर, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। यहाँ पर 10वीं सदी की बड़ी बड़ी गुफाएं हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न है, माना जाता है कि माता सती का हार मध्य प्रदेश के खालिस्तान में गिरा था। खालिस्तान में आपको जगह का नाम बताना है कि किस स्थान पर गिरा था। जब सती को उन्होंने अपने को स्वयं को हवन में डाल दिया था, तब उनका शरीर जल रहा था, तो भगवान उनके शरीर को लेकर के घूम रहे थे भोलेनाथ। भगवान विष्णु ने फिर उसको, उनके शरीर को चक्र से, सुदर्शन चक्र से काट दिया था, टुकड़े कर दिए थे, तो अलग अलग जगह उनके शरीर के अंग गिरे थे। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि किस स्थान पर सती का हार गिरा था। मध्य प्रदेश की वो स्थान है। तो अगर माता सती के हार की अगर बात करें तो ये मध्य प्रदेश के मैहर में गिरा था। इसके अलावा अगर उज्जैन की बात करें तो उज्जैन में हरसिद्धि शक्तिपीठ है, वहां पर कोहनी गिरी थी। बाकी चित्रकूट और ओंकारेश्वर में शक्तिपीठ नहीं है। इसके अलावा एक शक्तिपीठ और है अमरकंटक में भी। तो अगर ये पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी शक्तिपीठ है या कौन सी नहीं है, तो उज्जैन है, मैहर है, अमरकंटक है। और इस प्रश्न का आंसर है कि मैहर में माता सती का हार गिरा था।
अगला प्रश्न है, बर्रा कथा लोक नृत्य किस राज्य में किया जाता है? ये राज्य का लोक नृत्य है। तो अगर इस बर्रा कथा की बात करें तो ये है आपका आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। मध्य प्रदेश के लोक नृत्य की बात करें तो मध्य प्रदेश में मान्यता प्राप्त जो राज्य नृत्य है वो है राई। राई मध्य प्रदेश का राज्य नृत्य है। इसी तरह से अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र का प्रमुख लोक नृत्य है लावणी, ये महाराष्ट्र का है। और कर्नाटक में है यक्षगान। इनके अलावा और भी है, लेकिन ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इनके प्रश्न बनते हैं कि मध्य प्रदेश का राज्य नृत्य कौन सा है, राई। ये बुंदेलखंड का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है, राई। महाराष्ट्र का कौन सा है, लावणी। कर्नाटक का यक्षगान। इस तरह से प्रश्न बनते हैं। जैसे ये बर्रा कथा का है कि आंध्र प्रदेश का है। अगला प्रश्न है, आईएमएफ और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आईएमएफ और विश्व बैंक का मुख्यालय, इनकी अगर स्थापना देखोगे, आईएमएफ और विश्व बैंक की स्थापना, तो इनकी स्थापना 1944 ईस्वी में ब्रेटन वुड सम्मेलन होता है। उस सम्मेलन के द्वारा 27 सितंबर 1945 से ये काम करना शुरू होता है। 1944 में इसकी स्थापना हो जाती है, आईएमएफ और विश्व बैंक की। इस बात का ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना और इसकी स्थापना होती है ब्रेटन वुड सम्मेलन के माध्यम से। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। ये आईएमएफ और विश्व बैंक। अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है, लेकिन फतेहपुर सीकरी आगरा जिले में आता है। तो कभी अगर इस प्रकार के प्रश्न आ जाए तो इनमें ध्यान रखना है कि वो जो क्षेत्र है जहां पर स्थित है वो किस जिले में आ रहा है या किस रीजन में आ रहा है, जैसे मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, इस तरह से, या किस राज्य में आ रहा है। इन चीजों का भी ध्यान रखना है। तो अगर इन ऑप्शन को अगर आप देखोगे तो बुलंद दरवाजा तो फतेहपुर सीकरी में है, लेकिन फतेहपुर सीकरी आगरा जिले में पड़ता है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका आगरा। फतेहपुर सीकरी आगरा में बुलंद दरवाजा है, अकबर ने बनवाया था ये गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। भोपाल में कुछ है क्या? भोपाल में है कमलापति महल, याद रखने जैसा। दिल्ली में तो बहुत सारे हैं, लाल किला, कुतुब मीनार, बहुत सारी चीजें। इसके अलावा अगर हैदराबाद की बात करो तो वहां पर प्रसिद्ध है चार मीनार। इन चीजों का भी ध्यान रख सकते हो सकता है कि आपसे ये प्रश्न बन जाए कि चार मीनार कहाँ है। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? और ऑप्शन दिया है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या संसद। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, क्योंकि नियुक्ति के बारे में पूछा गया है। और नियुक्ति कैसे होती है, इसकी एक प्रक्रिया होती है। पहले जो न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश के अध्यक्षता में कॉलेजियम एक संस्था होती है, इसके माध्यम से नाम दिए जाते हैं, राष्ट्रपति को सौंपे जाते हैं, सिफारिश की जाती है कि अगला न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया जाए। इसका कई बार विरोध भी हुआ है कॉलेजियम सिस्टम का, क्योंकि इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है वो अपना उत्तराधिकार का नाम रिकमेंड करके जा रहा है। कई बार ये भी आरोप लगते हैं कि भारतीय न्याय प्रणाली पर 200-250 परिवारों का ही कब्जा है लगातार, अभी तक बाहरी व्यक्ति को इसमें प्रवेश नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर इस प्रश्न की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति द्वारा होती है। अंतिम जो आप कह सकते हो कि राष्ट्रपति का स्टंप ही इसमें अंतिम निर्णय करता है कि कौन मुख्य न्यायाधीश बनेगा। सरकार का रोल होता है उसमें, ऐसी बात नहीं है कि मोदी जी का इसमें कोई प्रधानमंत्री का या
कैबिनेट का कोई रोल नहीं है, होता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर काम करता है? वो प्रधानमंत्री की सलाह पर तो काम करता है, प्रधानमंत्री या कैबिनेट की सलाह पर, और कैबिनेट तो प्रधानमंत्री तो कैबिनेट होता है। आज की तारीख में अगर बात करें या पिछली भी अगर बातें करें, जैसे इंदिरा गांधी जैसे प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल की, तो किसी कैबिनेट मंत्री की इतनी क्षमता नहीं है कि वो प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ काम करेगा। कैबिनेट की सलाह मतलब आप मान सकते हो कि प्रधानमंत्री की सलाह, और प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति काम करता है, राष्ट्रपति खुद से कुछ काम नहीं करता है। अगला प्रश्न है इसमें, ऊष्मा प्रौद्योगिकी में किस प्रक्रिया में सिस्टम के अंदर या बाहर कोई गर्मी हस्तांतरण नहीं होती है? ऊष्मा प्रौद्योगिकी, इसमें ये पूछ रहा है कि किस सिस्टम में, जैसे आपने अगर थर्मस देखा हो तो उसमें अगर आप गर्म पानी या चाय डालेंगे या ठंडा डालेंगे तो वो जैसा है वैसा ही रहता है, वो ना ठंडा होता है ना गर्म होता है, कुछ समय के लिए तो कम से कम ही होता है। तो ये जो प्रक्रम होता है, ये जो सिस्टम होता है, इसको रुद्धोष्म प्रक्रम कहा गया है। इसमें गर्मी ना तो बाहर जाती है ना अंदर आती है। अगला प्रश्न है, मसालों का मुख्य उत्पादक देश कौन सा है? सबसे ज्यादा मसाले किस देश में होते हैं? इसमें ऑप्शन दिया है भारत, चीन, यूएसए और इंग्लैंड। तो इसमें देखो, इंग्लैंड में तो मसाले का मामले में कोई नाम बनता ही नहीं है, क्योंकि अगर मसाले होते तो ये भारत में आते ही नहीं। मसालों के कारण ही तो ये भारत में आके भारत को कब्जा किया था, इन्होंने कॉलोनी बनाई थी। यूएसए में भी इतना कोई मसाले का स्कोप नहीं है, चीन में थोड़ा बहुत है, लेकिन इसका आंसर आपका भारत है। सबसे ज्यादा मसालों का उत्पादन भारत है। और राज्यों की अगर बात करें तो इस बार मध्य प्रदेश भी बहुत आगे है, ध्यान रखना इस चीज का भी। करंट अफेयर की हमने क्लास बनाकर अपलोड कर रखी है, आप उसको पढ़ना, हो सकता है कि उससे भी बहुत सारे आपको प्रश्न बन जाए। तो इसका आंसर है, मसालों का मुख्य उत्पादक देश भारत है। अगला प्रश्न है इसमें, कौन सा लक्षण एक बीजपत्री पौधे में देखा जा सकता है? ऑप्शन है पेंटामेरस फूल, मजबूत स्टेम, त्रैमासिक फूल, प्रमुख प्राथमिक जड़ें। विज्ञान का प्रश्न है। तो अगर एक बीजपत्री पौधे को देखो तो उसके जो मुख्य लक्षण है उसमें यह होता है कि उसका जो बीज है उससे जब अंकुर निकलता है, उस अंकुर के निकलने पर एक ही बीज निकलता है। जनरली अगर आप देखोगे तो जब कोई बीज उगता है, इस तरह से उसका पौधा शुरुआत में निकलता है, उसमें आपको दो वो दिखते हैं, आपके बीज के दो अलग अलग पार्ट दिखते हैं। लेकिन एक बीज पत्री में क्या होता है कि वो सिंगल ही होता है, कुछ इस तरह से सिंगल आपको पत्ती दिखेगी उसमें। और इनमें जो फूल होते हैं वो तीन के गुणे में होते हैं। अगर उसका फूल आप देखोगे, या तो ऐसा होगा तीन, या छह, या नौ, तीन के गुणा में होंगे। ये किसका लक्षण है? एक बीज पत्री का लक्षण है। तो अगर आप एक बीज पत्री को देखोगे, इस तरह की पत्ती आपको कहाँ दिखती है? सिंगल पत्ती जब पौधा उगता है। तो अगर आप मक्के को देखोगे तो मक्के का बीज जब उगता है तो उसमें से एक ही पत्ता निकलता है। गेहूं को अगर देखोगे तो उसमें जब गेहूं उगता है बीज से अंकुर निकलता है तो एक ही पत्ता निकलता है। लहसुन अगर आप देखोगे तो उसमें जब बीज से अंकुर निकलता है तो एक ही पत्ता निकलता है। इसके अलावा अगर इसकी खासियत देखोगे तो इसकी पत्तियां इस तरह से नुकीली होती है, सीधी, एक ही पत्ती निकलती है। तो एक बीज पत्री में इसका अगर आप आंसर देखोगे इसमें, तो त्रैमासिक फूल वाला आएगा। त्रैमासिक मतलब ये वही तीन पंखुड़ी वाला फूल, तीन या तीन के गुणा में। तीन पंखुड़ी हो सकती है, छह हो सकती है, नौ हो सकती है, तीन के गुणा में रहेगी। और जब वो अंकुर निकलेगा तो उसमें से एक ही पत्ता निकलेगा। खासकर अगर आपने गेहूं, मक्का, लहसुन इनके पौधे अगर देखे हो तो उसमें अंकुर से एक ही पत्ता निकलता है, इसलिए इसको एक बीजपत्री कहा जाता है।
अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की मूल प्रक्रिया के माध्यम से खालिस्तान को जीवन रूपों में शामिल किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की मुख्य प्रक्रिया के माध्यम से, तो इसमें आएगा प्रकाश संश्लेषण की मूल प्रक्रिया के माध्यम से कार्बन। क्यों? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जब संपन्न होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, इससे जो उत्पाद बनता है वो बनता है कार्बनिक उत्पाद, चाहे वो ग्लूकोज हो, स्टार्च हो, कार्बोहाइड्रेट हो, कुछ भी हो, इनमें क्या होता है? कार्बन होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से के माध्यम से कार्बन को जीवन रूपों में शामिल किया जाता है। इससे जो मुख्य उत्पाद बनता है वो कार्बन बनता है। ये भी विज्ञान का प्रश्न है। अगला प्रश्न है इसमें, व्यावसायिक शहद उत्पादन के लिए कौन सी स्थानीय किस्म की मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है? तो हम इसके लिए प्रयोग करते हैं एपिस सेराना इंडिका। एपिस सेराना इंडिका का उपयोग व्यावसायिक रूप से शहद उत्पादन करने के लिए मधुमक्खी पालन के रूप में इस मधुमक्खी का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन श्वसन तंत्र का भाग है? जब हम सांस लेते हैं तो श्वसन तंत्र में कौन सा अंग इन्वॉल्व होता है? पित्त वाहिनी तो पित्त रस का वहन करती है। ग्रसनी होती है। लिगामेंट आपके जोड़ों में वगैरह में होता है, हड्डियों को जोड़ता है। फिर आपका मूत्र मार्ग में श्वसन का कोई काम नहीं है। तो आपका श्वसन में श्वसन तंत्र का भाग है ग्रसनी, जिससे हम भोजन लेते हैं, उसी से हम सांस भी लेते हैं। तो ग्रसनी हमारे श्वसन तंत्र का भाग है। ये जो अंग है ये श्वसन तंत्र में भाग लेता है। तो ये हमने 25 प्रश्न इस क्लास में देखे हैं। आशा करता हूँ कि आपकी परीक्षा में उपयोगी सिद्ध होंगे। इससे आपको एक आइडिया होगा कि परीक्षा में प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं, क्या स्तर रहता है। इनमें कुछ प्रश्न तो बिल्कुल आसान होते हैं, कुछ थोड़े से स्तर वाले होते हैं। इसमें वो प्रश्न शामिल किए गए हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं या आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। और जो प्रश्न पूछा गया है इससे और भी किसी तरह के प्रश्न अगर बन सकते तो वो भी हमने शामिल करने की कोशिश इसमें करी है। तो आशा करता हूँ कि ये क्लास आपके कुछ काम आएगी। मिलते हैं इसी प्रकार की अगली क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।